नमस्कार दोस्तों, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। जी हाँ दोस्तों, जिनको इंग्लिश में शेड्यूल कहा जाता है, उनकी आज हम बात करेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, और हम उसकी आज बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसमें देखें कि 8+4, अगर 8+4 12, तो अगर दोस्तों अनुसूचियों की अगर बात करें, अगर मूल संविधान की अगर बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान कौन सा? जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था संविधान, तो उनमें 8 अनुसूचियां थी। जैसे जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया था, उनमें 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार और अनुसूचियों में इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया और वो बढ़ाकर 4 अनुसूचियां बढ़ा दी गई। इस प्रकार मूल संविधान की अगर बात करें तो 8 अनुसूचियां हैं, और अगर वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो आपको 12 टिक करके आना है। दोस्तों, अब अनुसूचियों की बात करें कि अनुसूचियां कौन कौन सी है, तो स्टार्ट करते हैं। अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची पहली जो शेड्यूल फर्स्ट है, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। इसमें जानकारी मिलती है, देश की जानकारी मिलती है, इसमें कितने राज्य हैं, उनके नाम क्या है, उनकी राजधानी कौन सी है, कितने यूनियन टेरिटरी, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके नाम और उनकी राजधानी के नाम का उल्लेख अनुसूची फर्स्ट में किया गया है। अगर दोस्तों, अगर इसको अपने संविधान को, भारतीय संविधान को अगर कोई विदेशी व्यक्ति भी अगर उसको पढ़े, अगर वो समझना चाहे, तो उसमें आराम से उल्लेख किया गया है देश की जानकारी, राज्य और यूटी का। तो इस प्रकार वो भी समझ सकता है, देश का पूरा ओवरव्यू है वो उसको पता चल सकता है अनुसूची फर्स्ट को देख करके। दोस्तों, अब बात करते हैं अनुसूची सेकंड की। तो अनुसूची जो 2 है, इसमें वेतन भत्ते से संबंधित जानकारी मिलती है। अब बात करें वेतन भत्ते, आम नागरिकों के वेतन भत्ते तो है नहीं, इसमें केवल और केवल जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सीजेआई है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सीएजी है, इन जो प्रधानमंत्री है, इन सबके वेतन भत्ते का उल्लेख जो है अनुसूची 2 में किया गया है। अगर दोस्तों इसमें देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर बात करें राष्ट्रपति और राज्यपाल को, इनको जो वेतन तो मिलता है, राज्यपाल को जो हमारे भारत की जो महामहिम जो राष्ट्रपति है, उनको 5 लाख रुपए मंथ की सैलरी मिलती है, और उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं दिया जाता, कोई भी टैक्स जो है वो अदा नहीं किया जाता। तो राष्ट्रपति, इनकी 5 लाख मंथ की सैलरी है। अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो इनको जो सैलरी दी जाती है, जो वेतन दिया जाता है, इनके वेतन शब्द यूज नहीं करके इनको परिलब्धियां दी जाती है। इनके लिए परिलब्धियां जो शब्द है वो काम में लिया जाता है। दोस्तों, किस तरह से सकता है कि जो ये परिलब्धियां जो है किन के लिए काम में ली जाती है, किन के वेतन से संबंधित है, तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन से संबंधित है परिलब्धियां, और अनुसूची 2 में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसके साथ अगर बात करें अनुसूची 3 की, तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ किसकी? आम नागरिक तो शपथ लेता नहीं है। तो अगर इसमें बात करें तो जो संवैधानिक पदाधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इन सब की अगर शपथ की अगर बात करें तो वो अनुसूची 3 में। लेकिन याद रखना, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी जो शपथ का उल्लेख है वो अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया है। इसका अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति की 69 में है, और राज्यपाल की अगर शपथ का उल्लेख करें तो 159 159 में 159वां अनुच्छेद है, उसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो अनुसूची 3 में किसकी शपथ का उल्लेख है? संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे इसमें मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, जो केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, सीएजी है, इन सबका जो उल्लेख जो है, शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। अगर दोस्तों बात करें अनुसूची 4 की, तो अनुसूची 4 क्या है?
इसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया गया है कि किस राज्य की कितनी सीटें जो है वो राज्यसभा के लिए फिक्स की गई है और किस राज्य की कितनी की गई है। अगर ये देखें तो ये किसके अकॉर्डिंग ये किया जाता है, तो राज्यसभा की जो सीटों का जो आवंटन या जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। किस राज्य की कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर इन सीटों का बंटवारा किया गया है। जिस राज्य की ज्यादा जनसंख्या है वहां से ज्यादा सदस्य जाएंगे और जिसकी कम है वहां से कम सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की 10 सीटें, पंजाब की 7 है, हरियाणा की 5 है, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें और जो मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर बात करें तो वहां से 11-11 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। बात करें दोस्तों अनुसूची 5 की, तो SC और ST अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो ये क्षेत्र जो है इनका जो प्रशासन है इनका उल्लेख जो है वो अनुसूची 5 में किया गया है। अगर देखें कि SC और ST जो अनुसूचित जाति और ऐसे क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रहती है उन क्षेत्रों का जो विशेष अधिकार है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि इनमें इनके लिए इन क्षेत्रों के लिए कोई भी संसद या विधानमंडल जो अगर कोई भी कानून बनाती है, कोई भी ऐसे नियम लागू करती है जो कि इनके लिए सही नहीं है, तो उनको राष्ट्रपति को ये विशेष अधिकार प्राप्त है कि इनके कानूनों में वो संशोधन कर सकते हैं। अर्थात अगर इन क्षेत्रों की अगर नियंत्रण की अगर बात करें तो वो इनका नियंत्रण जो होता है वो राष्ट्रपति के पास में होता है और राष्ट्रपति जल, जमीन और जंगल इनके लिए राष्ट्रपति ही होता है, जो इन पर जो नियंत्रण होता है वो राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अगर बात करें अनुसूची 6 की, तो अनुसूची 6 में SC और ST इसी से संबंधित है, लेकिन अनुसूची 6 में SC का जिक्र नहीं किया गया, केवल ST के ऐसे क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख किया गया है जो कि 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर बात करें अनुसूची 6 में कितने राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों केवल और केवल 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसमें मणिपुर ध्यान रखना, इसमें मणिपुर का उल्लेख नहीं किया गया, मणिपुर कहीं पर भी नहीं है। तो अगर इसकी याद करने की अगर देखें तो AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों मणिपुर नहीं है। इसके लिए याद करने की ट्रिक है, जो मिजोरम जो है वो जोर जबरदस्ती से इसमें अनुसूचित 6 में शामिल हो गए, ऐसा हालांकि ऐसा कुछ नहीं, याद करने के हिसाब से है कि ये जोर जबरदस्ती से इसमें शामिल हो गया। तो अनुसूचित 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें अनुसूची 7 की, जो एक महत्वपूर्ण अनुसूची है, और अगर हम देखें जो अनुसूचियां हैं, जो भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची की बात करें या सबसे बड़ी अनुसूची की अगर बात करें तो वो अनुसूची 7 है, जिसमें विषयों का बंटवारा या सूचियों का बंटवारे का उल्लेख किया गया है। विषयों का बंटवारा या सूचियों का बंटवारा का उल्लेख अनुसूची 7 में किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत में 2 महत्वपूर्ण सरकारें हैं, केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। अगर इसमें देखे जाए तो ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर कानून बनाने की जो है एक तरीके से जरूरत पड़ी और जिन पर ऐसे विषयों पर कानून बनाया गया, लेकिन कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाएगी या केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसके लिए इनकी जो विषय हैं इनको बांट दिया गया, इनका डिवाइडेशन कर दिया गया और डिवाइडेशन करके जो लिस्ट बनाएगी, जो उन विषयों की जो लिस्ट बनाएगी उनको केंद्र सूची या संघ सूची के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर केंद्र सूची की अगर बात करें तो इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, 97 विषय मूल संविधान में थे, लेकिन जैसे उसके बाद में वर्तमान संविधान धीरे धीरे इसमें 3 विषय बढ़कर इसमें टोटल 100 विषय हो गए, जिन पर ये 100 विषय हैं, इन पर कानून बनाने की जो शक्ति है, ये जो कानून बनाने का जो अधिकार है केवल और केवल केंद्र सरकार के पास में है। कोई भी राज्य इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इन कानूनों में इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता। अगर इसमें देखें कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं, तो 100 विषय का तो नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें जनगणना की, तो जनगणना एक ऐसा विषय है
जो केवल और केवल केंद्र सरकार जो है वो जनगणना करती है। प्रत्येक 10 साल बाद में जो जनगणना करती है वो केंद्र सरकार करती है, ना कि कोई राज्य को। इनका जो जनगणना से संबंधित कोई भी जो बात है इनको नहीं पता, ये इंटरफेयर नहीं करते। अगर बात करें मुद्रा की, विदेशी संबंध की और एनएच नेशनल हाईवे की, तो विदेशी संबंध भी जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है कि कौन से देश से किस प्रकार का संबंध रखना है, कि किसके साथ में, कौन से देश के साथ में कैसा व्यवहार करना है, ये सब जो है वो केंद्र सरकार के पास में है। तो अगर देखिए इसमें 57 विषय थे मूल संविधान में, अगर इसकी वर्तमान संविधान में 100 विषय जनगणना, मुद्रा, विदेशी संबंध और एनएच ये केंद्र सरकार में ही आते हैं। अगर बात करें राज्य सूची में, राज्य सूची की अगर बात करें तो इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर केवल राज्य का नियंत्रण होता है, केवल और केवल जो है मतलब राज्य ही इन पर कानून बना सकता है। अगर ऐसे विषयों की अगर बात करें तो मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे, जो 5 विषय इससे निकाल दिए गए, हटा दिए गए। उसके बाद में इसमें वर्तमान संविधान में 61 विषय शामिल है। अगर देखें कि इसमें कि ऐसे कौन कौन से विषय हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था, प्रत्येक राज्य की पुलिस व्यवस्था जो है वो अलग अलग होती है, कि कौन से राज्य की जो है अपना एक राज्य जो होता है अपनी जो पुलिस व्यवस्था खुद को नियंत्रण करनी होती है, कि कौन से अपने राज्य की जो उनकी पुलिस की वर्दी है वो क्या रहेगी, वो सब जो है राज्य तय करता है। इन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य। केवल और केवल कानून बनाने का अधिकार राज्य को प्राप्त है। इसमें केंद्र से कोई मतलब नहीं है कि किस राज्य में कितने पुलिस होने चाहिए, उनकी वैकेंसी कब होगी, उनको कहाँ पोस्टिंग दी जाती है, इनका उल्लेख केवल राज्य सूची में किया गया है, राज्य सूची का विषय है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि ऐसे भी कई विषय हैं जिन पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है, तो ऐसे विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया है। सम का मतलब होता है समान, केंद्र सरकार और राज्य सरकार समान रूप से इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को प्राप्त है, तो उनको समवर्ती सूची में डाला गया है। तो अगर मूल संविधान की अगर इसमें बात करें तो 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में इसमें 52 विषय शामिल है। अगर 52 विषय में से अगर कुछ विषय की अगर बात करें तो शिक्षा हो गया, वन एवं वन्य जीव हो गया, पक्षी संरक्षण हो गया, बाट एवं माप हो गया, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये जो 5 विषय हैं ये राज्य सूची से हटा करके जो 66 थे 61 विषय रह गए। ये 5 विषय जो हैं शिक्षा, वन एवं वन्य जीव, पक्षी संरक्षण, बाट एवं माप और जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ये 5 विषय जो है वो 42वें संविधान संशोधन से, जो 42वां जो संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें 5 विषयों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अर्थात इसमें जो ये 5 विषय हैं इसमें केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। जो कानून बनाने का अधिकार है वो दोनों के पास में है, लेकिन अगर इसमें कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो केंद्र के पास में, अगर जो केंद्र जो कानून बनाएगी वो ही कानून प्रभावी होगा। दोस्तों एक बात और इसमें कि जो राज्य सूची के जो विषय हैं इन विषयों को केंद्र के पास में ये अधिकार प्राप्त हो, अगर इसके बाद में देखें तो ये केंद्र को सौंप दिए जाते हैं, ये विषय केंद्र अपने पास ले लेता है, जिन पर अधिकार जो कानून बनाने के जो अधिकार है वो केंद्र को होता है। लेकिन केंद्र के जो ये 100 विषय हैं ये राज्य को नहीं दिए जा सकते हैं, इन पर केवल और केवल राज्य ही कानून बनाएगा, इसमें केवल और केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, इसमें राज्य इन विषयों पर कानून नहीं बना सकता। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर हम बात करें कि जो केंद्र सूची थी, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची, इनके विषयों के अलावा जब संविधान जो लागू हुआ था, संविधान बनकर तैयार हुआ था 1950 तक, तो इसमें ऐसे विषय नहीं थे उस समय। मूल संविधान में ऐसे विषय जब संविधान बनकर तैयार हुआ जो पहले नहीं थे, लेकिन अभी वर्तमान में वो काफी प्रचलित है। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेट की, जो इंटरनेट है वो एक देखी जाए तो ये पहले नहीं था, 1950 के आसपास इंटरनेट नहीं था, लेकिन ये अभी तक की जो है इंटरनेट है वो काफी प्रचलित हो गया है। जो आपका और मेरा जो संवाद जो चल रहा है वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही हो पा रहा है। तो अगर इनकी देखे जाए तो अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों के नाम से इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात ऐसे विषय जो मूल संविधान के समय नहीं थे लेकिन वर्तमान संविधान में उनका उल्लेख किया गया है, ऐसे विषय मौजूद है। तो वो जैसे इंटरनेट हो गया,
साइबर क्राइम हो गया, और साइबर क्राइम हो गया, और अगर देखी जाए तो जो किराए की ठोक है, तो इनका जो साइबर क्राइम, ये ऐसे जो अवशिष्ट शक्तियों में इनको शामिल कर दिया गया और इनका उल्लेख अनुच्छेद 248 में किया गया है। तो दोस्तों आज हमने बात की थी इन 7 अनुसूचियों की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो अनुसूचियां 7 है इसमें से रेयरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो 8, 9, 10, 11 और 12 है वो कब आई, कौन से संविधान संशोधन में उनको ऐड किया गया, हम इन सब चीजों का उल्लेख जो है वो अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास में, ताकि जो दूर दराज में जो लॉकडाउन में जो लॉकडाउन से पहले ही जो स्टूडेंट्स निकल गए थे उनके लिए लाभदायक होगा, उनको शेयर कीजिए और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो आगामी जो वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।